हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। आप सबको जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एनसीईआरटी लॉन्च पैड हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और जिसमें मैं मुकुल भारद्वाज आई विल टेक केयर ऑफ इंडियन पॉलिटी एज वेल एज जोग्राफी वाला जो सेक्शन है, और उसके अलावा भी कुछ सेक्शन जो सोसाइटी वाला सेक्शन है वो मैं देखूंगा आप सबका। जैसा नचिकेता सर ने बताया था कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद द पॉलिटी सेक्शन, और टुडे इज द ओरिएंटेशन क्लास ऑफ दिस लॉन्च पेड। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि वाई एनसीईआरटीज आर इम्पोर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू पॉलिटी। तो ये पॉलिटी के रेस्पेक्ट में रहने वाला है। एज यू ऑल अवेयर दैट पॉलिटी इज one of the most important section for the prelims as well as for the mains examination. In the mains examination, if we consider, the Indian polity is in the GS paper 2 section. Yes, जब GS पेपर 2 की हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। तो हम इतनी बारीकी से चीजें देखना शुरू करेंगे कि अक्सर जब हम लोगों से पूछते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आर्टिकल्स आपको पढ़ा रहे हैं, याद करा रहे हैं, बट आर दे रिलेवेंट फॉर द यूपीएससी? यस और नो? ये मैं इसलिए बात कर सकता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो परसुइंग एलएलबी। जब मैं एलएलबी कर रहा हूँ तब भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहा हूँ, और व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और व्हेन आई हैव रिटन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, तब भी मैंने पॉलिटी पढ़ा था। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिलेटेड टू एलएलबी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट इन द जीएस पेपर 2 एंड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो हम देखेंगे कि ये सब चीजें क्या है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अमंग क्लास 6 to 12th एनसीईआरटी विच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, आर ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, क्या हमें सभी चैप्टर्स को बराबर इंपॉर्टेंस देके चलना है या नहीं। तो ये सब चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं, और मैं यानी मुकुल भारद्वाज इस पॉलिटी की जर्नी में आपके साथ रहूंगा। तो लेट्स स्टार्ट पॉलिटी एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द, हम लोगों को पॉलिटी पढ़ना क्यों है भाई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, पॉलिटी का रोल क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द सेग्रीगेशन, और ये आप देख रहे हैं हम लोग 2024 तक का सेग्रीगेशन दिख रहा है, फ्रॉम 2015 टू 2024। और एवरेज जो आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे 14, 11, ये 2017 का पेपर, यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो, दीज आर 29 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी। फिर आप देख रहे हो 17, 13, 19, 12, 14, 14 और 22। तो अच्छा खासा पॉलिटी होल्ड रखता है। अगर आप पूरा देखोगे तो 2024 में भी 22 सवाल पूछे यूपीएससी ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। दैट मींस पॉलिटी के बिना चीजें मुश्किल हो जाएंगी हम लोगों के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जब हम मेंस की बात करेंगे तो जीएस पेपर 2 बिना इंडियन पॉलिटी के हम लोग नहीं निकाल सकते, ये तो एकदम सत्य बात है ना। साथ ही साथ जब हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं तो अक्सर आप जब टॉपर्स की मार्कशीट देखोगे तो यू विल फाइंड कि जीएस पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है यार किसी कारणवश। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन बिहाइंड दैट इज की जीएस पेपर 2 जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, इंडियन पॉलिटी की बात होती है, गवर्नेंस की बात होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी जहाँ पे हमको एक्ट्स एक्सप्लेन करने होते हैं, लॉज एक्सप्लेन करने होते हैं, बिल एक्सप्लेन करना है, या किसी लीगल मुद्दे पे बातचीत करनी है। और हम लोग क्या करते हैं, उस लीगल मुद्दे पे जब बातचीत करते हैं या आंसर लिखते हैं तो हम लोग बहुत जनरलिस्टिक आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे रोल प्ले होता है एनसीईआरटी का। आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की परिभाषा की। अब लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपने सुना होगा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यस, तो क्या सिर्फ ये लिख के मैं जीएस पेपर 2 में मार्क्स लेके आ सकता हूं? तो ये बात एकदम नेचुरल है कि ये सिर्फ ये लिख के मैं जीएस पेपर 2 में नंबर नहीं लेके आ सकता। वहां पे आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, लीगल डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तो यही डिफरेंस होता है जीएस पेपर 2 में जो नंबर कम आते हैं। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। अगर पॉलिटी की बात करें, ये 2013 से 24 में, इसमें आप देखोगे कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो की बॉडीज एंड कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीए
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेजिस्लेचर से भी, अकेले लेजिस्लेचर से करीब 11% के आसपास क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का टॉपिक है, यहाँ से भी करीब 5% के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। सेपरेशन ऑफ पावर, इंपॉर्टेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फेडरलिज्म की बात करें और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, डायरेक्टली क्वेश्चन 16.7। आप देख रहे हो कि पॉलिटी के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है, दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। हम दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे जब हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि कितना सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पॉलिटी इन द मेन सेक्शन एज वेल एज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ट्रेंड्स ऑफ पॉलिटी सब टॉपिक्स इन द लास्ट 5 इयर्स की अगर अपन बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, सेपरेशन, कमीशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो ये मैंने डिटेल में आपको सारी चीजें दे दी हैं। ऑल्दो दोज हु आर इन द बिगिनिंग स्टेज, अभी मैं नहीं कहूंगा ये सब चीजें आपको देखनी है, जब हम थोड़ा सा टाइम हो जाए, एटलीस्ट यू हैव नॉलेज कि यार एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, आफ्टर दैट वी विल कम टू दिस टेबल, दिस चार्ट अगेन, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट कि यार क्यों वहां पे हम लोगों ने, जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तो मैंने पार्लियामेंट में बाकी सब चैप्टर्स के मुकाबले हम लोगों ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया। ठीक है, जब हम आरपीए पढ़ रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो वहां पे हमने क्यों टाइम एक्स्ट्रा दिया, उसके बाद हम ये चीजें समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये तो मैंने ये बता दिया कि पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक्स एनसीईआरटी। वहां पे आप क्लास 6 to 12 में देखोगे तो वहां पे पॉलिटी जैसा तो कुछ सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वहां पे सब्जेक्ट मिलेगा सिविक्स। तो सिविक्स की एनसीईआरटी की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंस रहती है, और इसमें बेसिकली वी आर टारगेटिंग द प्रीलिम्स एज वेल एज द जीएस पेपर 2 फॉर द मेंस। ठीक है, चलते हैं। और वाई फोकस ऑन द सिविल सिविक्स एनसीईआरटी, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड द गवर्नेंस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे अच्छी पकड़ चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्पेशली इंडियन पॉलिटी पे अच्छी पकड़ आपको चाहिए, तो बेसिक बेसिक डेफिनेशन चाहिए, जैसे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस आपसे पूछा था अपने मेंस एग्जामिनेशन में, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस कहां से देखने को मिल रहे हैं, एनसीईआरटी से देखने को मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है इट इज क्वाइट लीगल, बहुत लीगल है और टेक्निकल भाषा है, जो समझने में दिक्कत होती है आम इंसान को। हर किसी के बस की बात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और समझना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको एक फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी कि यार यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई है, इनका मतलब क्या क्या है। वहां पे तो लिख दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये चीज लिखी हुई है प्रियम्बल में सबसे पहले, बट कौन है वो लोग जिन लोगों ने प्रियम्बल बनाए, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। वी हियर बाई इनेक्ट अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाई किसने आपको ये पावर दी कि आप अडॉप्ट कर सको, इनेक्ट कर सको इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये सारी चीजें आप कहां से समझ सकते हो, एनसीईआरटी से समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो फाउंडेशन है वो कौन बना के देगा, आपको एनसीईआरटी बना के देगी। सेकंड थिंग, क्लियर, सिंपल एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा अभी ये बता रहा था, अभी अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो जस्ट गो एंड डाउनलोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट उठा के आप देखोगे, तब यू विल फाइंड कि यार आर्टिकल नंबर 1 ठीक है समझ में आ गया, 2 समझ में आएगा। जैसे आर्टिकल नंबर 4 के बाद सिटीजनशिप वाले पार्ट में आप जाओगे तो विल फाइंड कि यार ये हो क्या गया अचानक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब फंडामेंटल राइट्स में जाओगे तो बहुत छोटी छोटी, आर्टिकल नंबर 12 में सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है, आर्टिकल 13 में डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, भाई लॉ का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब क्या है, वो सारी चीजें बेयर एक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो वो सारी चीजें समझने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, किसी रेफरेंस बुक के लिए। और रेफरेंस बुक में भी आप यकीन मानो कि रेफरेंस बुक समझने के लिए भी यू विल नीड सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है, और वो क्लियर लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी है, सिंपलर लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स अमंग यू ऑल्सो यू विल फाइंड कि हम लोग नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, हम लोगों ने कभी भी ये सब चीजें नहीं देखी हैं, इसलिए हमको स्ट्रांग होल्ड पाने के लिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, फ्रीक्वेंटली रेफरेंस इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन। जैसा बार बार बता रहा हूं, अगर पीवाईक्यूज की अच्छी तरीके से एनालिसिस करोगे तो पाओगे कि देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस कि जहां पे यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन कहां से पूछा, एनसीईआरटी से पूछा है, और रिटन बाय द एक्सपर्ट्स अलाइंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट सेकंड पेज खोलोगे, उसमें बताया जाता है कि किन लोगों ने आपके एनसीईआरटी की किताब लिखी
देखिए उन नाम को आप पढ़ोगे और नाम क्या कि डेजिग्नेशन जब आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि यार इतनी अच्छी किताबें इतने अच्छे राइटर्स के द्वारा अगर हम कहीं बाहर से खरीदेंगे तो यू विल फाइंड कि हमको 10 किताबें पढ़नी पड़ेगी तब जाके हमको कुछ चीजें समझ में आएंगी। लेकिन वो 10 राइटर अगर एक ही किताब को लिख रहे हैं दैट मीन्स ये किताबें कैसी होंगी, बहुत ज्यादा अच्छी किताबें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट चीज की बात करें कि भाई यूपीएससी एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, तो यूपीएससी एग्जाम में जैसा हमने देखा कि भाई प्रीलिम्स में आपको जीएस पेपर 1 और 2 मिलते हैं जिसमें पॉलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मेंस की अगर बात करें तो मेंस में जनरल स्टडीज का जो पेपर 2 है उसमें आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस ये डायरेक्टली जो हमारी सिविक्स की किताबें उनको हैंडल करती हैं। सोशल जस्टिस और आईआर ये हमारी सिविक्स की एनसीईआरटी जनरली कवर नहीं करेगी। ये जो 3 टॉपिक्स है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, ये सिविक्स की जो हमारी एनसीईआरटी है वो कवर करेंगी। ये एनसीईआरटी का नाम है, ये अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्लास 6 एनसीईआरटी, 7th एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर हैं और कैसे हम उनको डील करने वाले हैं, देन वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। ठीक है, कहां से कैसे क्वेश्चन बने एक बार इसका भी रेफरेंस दे दिया जाए ताकि आप ये समझ पाओ कि मैं बार बार जो ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में से यूपीएससी ने डायरेक्टली सवाल पूछे हैं तो क्या इसका कोई सबूत है, तो एक सबूत आपके सामने ये 2021 का पेपर में प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि फेडरलिज्म का कौन सा फीचर है, और फेडरलिज्म के फीचर्स की लिस्ट बनी हुई है, और एक कहां लिस्ट बनी हुई है देखो मैंने सोर्स में लिखा है आपके सामने, डायरेक्ट फ्रॉम द क्लास 11th एनसीईआरटी। सिमिलरली अगर आप देखोगे 2019 का पेपर है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी भी आप देखोगे क्लास 9th और क्लास 11th के एनसीईआरटी में डायरेक्टली एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट मींस डायरेक्टली सवाल कहां से मिल रहे हैं आपको, एनसीईआरटी से मिल रहे हैं। किस पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में। तो क्या सर मेंस के पेपर में भी देखने को मिलता है? यस, 2022 का पेपर है, फंडामेंटल राइट्स एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन पूछा गया था, और ये फंडामेंटल राइट्स और गवर्नेंस दोनों ही चीजें कहां पे एक्सप्लेन की गई हैं, कवर्ड इन क्लास 8th एंड 9th। जो हम जनरली आप सुनोगे बहुत सारे लोगों से कि यार 9th क्लास से आप पढ़ना शुरू कर दो या 10th क्लास से आप पढ़ना शुरू कर दो या 11th 12th की इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे हो क्लियरली इट इज रिटन दैट क्लास 8th एंड 9th में ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली वहां पे डील कर सकते हो। सिमिलरली 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, क्लास 10th की एनसीईआरटी है और इसका एक बड़ा फेमस चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस जो क्वेश्चन था फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला वो डायरेक्टली हम कहां से उसका आंसर दे सकते हैं, इस चैप्टर को पढ़ के दे सकते हैं। तो ये सबूत भी मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं या मैं जो आपको बातें बता रहा हूं वो ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में मैं तीर लगा रहा हूं कि तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। पहले पूरी स्टडी करी है कि नहीं यार पीवाईक्यूज में है एनसीईआरटी का रिलेवेंस, नहीं तो क्या होता, बहुत इजी हो जाता ना यार कि लक्ष्मीकांत को मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूं या डीडी बासु सर की किताब या सुभाष कश्यप सर की किताब में एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन उसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग में एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छी और कोई भी किताब नहीं आपको मिलेगी। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें, व्हाई एनसीईआरटी इज ओवर कोचिंग नोट्स। बहुत सारे आप कहोगे साहब हमने तो कोचिंग ले लिया, कोचिंग के नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, देन और उसमें आप पाओगे कि यार बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो देन व्हाई हम लोग क्यों जाएं भाई हम लोग एनसीईआरटी की किताब में जब हमारे पास कोचिंग के नोट्स अवेलेबल है। XYZ देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूट्स, जब उनके नोट्स अवेलेबल हैं और वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, अगर मैं भी कहूंगा कि भाई मैंने किसी बैच में किसी इंस्टीट्यूट में पॉलिटी की पढ़ाई थी और वहां पॉलिटी जब मैंने पढ़ाई थी तो जो फाउंडेशन बैच था उसमें से प्रीलिम्स में अगर 13 सवाल पूछे गए थे तो मेरे नोट्स में से डायरेक्टली 9 सवाल पूछ लिए गए या 8 सवाल मैंने पूछ लिए, तो मैं क्यों ना डायरेक्टली उन्हीं नोट्स को आपको एक्सप्लेन कर दूं। यार उन नोट्स को एक्सप्लेन करना मेरे लिए तो बहुत आसान बात है क्योंकि मैंने वो लिखवाए, लेकिन आप लोगों को वो समझना, उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, मुझे पहले एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। तो अनबायस्ड एंड फैक्ट चेक्ड, सबसे पहले तो कि भाई अनबायस्ड है, ऐसा नहीं है कि राइट की तरफ घूमा हुआ या लेफ्ट की तरफ लेफ्ट बायस्ड है राइट बायस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है एकदम, और साथ ही साथ फैक्ट चेक्ड है। अगर कुछ भी मेरे नोट्स में गलती है तो आप ऐसा नहीं कह सकते यूपीएससी को कि साहब देखो हमने तो सर ने बताया था, कोचिंग वाले सर ने बताया था और ये हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में चीज लिखी हुई है तो वो क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। डिजाइन फॉर द कंसेप्चुअल क्लियरिटी। अब सोचो क्लास 6, 7, 8 क्लास के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो उनको पहले क्या बताना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उनको ये नहीं बता सकते कि इलेक्शन क्या होता है, पहले उनको समझाना पड़ेगा कि इलेक्शन क्यों होता है। व्हाई डू वी हैव इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अगर इलेक्शन सिस्टम नहीं होता तब भी क्या हमारे पास डेमोक्रेसी हो सकती थी, तब जाके मैं पहले डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से और उसके बाद मैं कहां पे पहुंच पाऊंगा, इलेक्शन पे पहुंच पाऊंगा। इलेक्शन समझ में आ गया तब मैं आपको पहुंचा पाऊंगा लेजिस्लेचर पे, एग्जीक्यूटिव पे। जब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव समझ में आ जाएगा तब हम जुडिशरी पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ एनसीईआरटी की किताब लिखी गई है।
ट्रस्टेड बाय द टॉपर्स, मैंने नाम भी बताया। और डायरेक्टली अगर आप इंटरव्यूज भी देखोगे टॉपर्स के, तो वो बार बार आपको एक ही बात बता रहे हैं कि भाई क्या पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। और अगर टॉपर्स की बात भी नहीं माननी है तो एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज उठा के देख लो, पीवाईक्यूज बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि क्या पढ़ के आओ, एनसीईआरटी पढ़ के आना है। मैचेस यूपीएससी एनालिटिकल अप्रोच, बार बार जब भी बात होती है कि यार मेंस के आंसर कैसे लिखने हैं, सबसे पहले यही बोला जाता है कि गो एंड रीड द एनसीईआरटी फर्स्ट। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा हाउ टू स्टार्ट द डेमोक्रेसी, हाउ टू स्टार्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, बहुत न्यूज में था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम न्यूज में, लेकिन इलेक्टोरल जो चीज है, इलेक्शन जो सिस्टम है, उनकी फंडिंग कैसे होती है, वो डायरेक्टली कहाँ मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में मिलेगा। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। थीम्स जो एनसीईआरटी कवर करती है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, डायरेक्टली प्रियम्बल में मिलेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार इन चीजों का जिक्र आपको देखने को मिलता है, ये आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के चैप्टर्स में मिलेगा। सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का तो हमारा अलग से सेक्शन होता ही है जीएस पेपर 2 में। सेक्युलरिज्म, इस दौर में सेक्युलरिज्म आपको पता है कि बार बार करंट अफेयर का मुद्दा है सेक्युलरिज्म, तो पहले समझ में तो आए कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। अब हिंदी में, हिंदी शब्द की अगर अपन बात करें तो बहुत फेमस डिबेट है ये कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है और पंथ निरपेक्ष क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है या पंथ निरपेक्षता की बात हो रही है? इंग्लिश में इट इज क्वाइट ओके की सेक्युलरिज्म लिख दिया एंड एवरीथिंग इज ओके, बट हिंदी में डिबेट बढ़ जाती है। तो दोज हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम में आप यहाँ पे समझना होगा आपको कि धर्मनिरपेक्षता की जब बात होती है तो क्या है, और पंथ निरपेक्षता की बात होती है तो वो किस चीज को डिनोट कर रहा है। रोल ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, भाई सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में भी है, यूके में भी है और इंडिया में भी है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन तीनों के देशों के सिस्टम में, क्या डिफरेंस है? हमारे यहाँ पे क्या वाटर टाइट सेपरेशन है, क्या यूएस में वाटर टाइट सेपरेशन है? अगर यूएस में वाटर टाइट सेपरेशन है तो हमने वहां से वो चीज अडॉप्ट क्यों नहीं की? ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में। फेडरलिज्म एंड लोकल गवर्नेंस, फेडरलिज्म, सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस पे यूपीएससी ने कई बार मेंस में सवाल पूछा है। और प्री का तो फेवरेट टॉपिक रही है, जब फाइनेंस रिलेशंस की बात होती है, जीएसटी काउंसिल जब बना था तो बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। वो अगेन फेडरलिज्म एन इंपॉर्टेंट aspect for the GS paper 2। इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, 80s 90s का दौर अगर आप देखो, अर्ली 2000 का दौर देखो तो क्या हुआ, क्यों हम लोग उस समय बात कर रहे थे कि हम लोगों को जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है हम इसको छोड़ के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चले जाएं। और आज की दौर की बात करें आफ्टर 2004 अगर हम देखें तो वाह अब हम कह रहे हैं कि नहीं यार पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ओके विद अस, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सिटीजन्स चार्टर, सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है, ये सब चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती है, एनसीईआरटीज में देखने को मिलती है। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। सजेस्टेड स्ट्रेटेजी टू कवर एनसीईआरटी, कैसे कवर करनी है, हम लोग कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 12 जो हम करेंगे कि भाई क्लास 6 के एनसीईआरटी उठाए, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकली। मेक क्रिस्प नोट्स विद द हेडिंग, दो ये काम आपको करना पड़ेगा। इस काम में मैं आपको सिर्फ पीपीटीएस प्रोवाइड करा सकता हूं जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बट उसके जो नोट्स हैं, अब क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी अगर कंबाइंडली अगर आप बात करो तो वो अप्रोक्सीमेटली जो पेजेस कवर करेगी 700 से 800 पेजेस कवर कर लेती हैं। इतनी मोटी तो लक्ष्मीकांत थी, उसी को कवर कर लिया जाए, एनसीईआरटी क्यों करनी है। लेकिन वो 700-800 जो पेजेस हैं उसकी जब आप समरी नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो यू विल फाइंड कि दे आर हार्डली ऑफ 200 पेजेस, 200 पेजेस से भी कम के हो जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अगर नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी के। तो 200 पेजों को रिवाइज करना आसान है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। पहले तो स्टार्ट करके फिर नोट्स आपको बनाना है। तीसरा, लिंक द कंसेप्ट विद द करंट अफेयर्स, ठीक है। पॉलिटी में अब डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय सेक्युलरिज्म और व्हाट डू मीन बाय द सोवरेनिटी, ठीक है। दो वी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दीज कांसेप्ट्स, बट इन यूपीएससी पेपर यू वोंट फाइंड एनी डायरेक्ट क्वेश्चन आफ्टर 2018 स्पेशली, बट बिना उसको समझे आप नहीं समझ पाओगे कि आज के दौर में क्या चीजें हो रही हैं और हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्टिल रिलेवेंस। कैसे वो आर्टिकल नंबर जो 14 है या आर्टिकल नंबर जो 18 है वो आज भी उसकी रिलेवेंसी क्या है, किस तरीके से करंट अफेयर्स में हम उसको यूज कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 21, दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन हो जाता है बार बार आर्टिकल 21 की बात होती है, तो क्यों आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, तो हमको वो करंट अफेयर्स के साथ उसको लिंक भी करना पड़ेगा। एंड द लास्ट विच इज मोर इंपॉर्टेंट, इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज है रिवाइज।
बिना रिवीजन के काम नहीं होगा। स्टार्ट करने के बाद मेक करना है नोट्स, फिर लिंक करना है, फिर चीजें रिवाइज करनी है, और अगर रिवाइज नहीं करी तो ये सारी चीजें आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि केवल पॉलिटी नहीं पढ़ना है ना, पॉलिटी के साथ हिस्ट्री भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, करंट भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, बहुत सारा सिलेबस है। लेकिन आज मैंने पॉलिटी पढ़ी और कल मैंने उसको रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा? पॉलिटी ऐसे गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें भी हमको ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग विद मेंस आंसर राइटिंग। डायरेक्टली हम कोट ले सकते हैं एनसीईआरटी से, जैसे डेफिनेशन उठा ली कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है। ये सारी डेफिनेशन बहुत अच्छी लैंग्वेज में कहा लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। यूज रियल लाइफ एग्जांपल, जुडिशियल रिव्यू क्या है, पीआईएल्स क्या है। एनसीईआरटी जब खोलोगे तो छोटी छोटी कहानियां बनी हुई है छोटे छोटे डब्बों में। उन डब्बों में जो कहानियां हैं वो क्या है? आपके लिए केस स्टडी का काम कर रही हैं, तो उन केस स्टडी को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन और कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली जो फ्रेमवर्क है या आंसर कैसे फ्रेम करना है आप वो कहां से देख सकते हैं? हम लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी से देख सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी किताब है, एक बार आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि यार नहीं, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, और आई विल मेक श्योर कि आपको समझ में आए कि हमको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। आज तक जो एनसीईआरटी पढ़ी है और अब जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, यू विल फाइंड कि बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा। ये सारी चीजें क्या है सर? तो एक क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, ये इसके चैप्टर्स हैं। अब इस चैप्टर्स में मैंने क्या किया है, देखो चैप्टर नंबर 1 और 2 को एक साथ जोड़ दिया है। चैप्टर 1 का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी और चैप्टर 2 का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, दैट मींस इट डील्स विद द डाइवर्सिटी। मैंने इसका कनेक्शन अपन को कैसे करना है, इन दोनों को कनेक्ट के डाइवर्सिटी को समझने के बाद उससे जुड़ा भेदभाव और समानता का मुद्दा आता है। तो जब डिस्क्रिमिनेशन और इक्वलिटी की बात होनी है तो अब हम लोग कहां जाएंगे? इस चैप्टर नंबर 1 और 2 पे चले जाएंगे। इसी तरीके से व्हाट इज गवर्नमेंट एंड की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो सबसे पहले समझना कि गवर्नमेंट होता क्या है, सरकार का मतलब क्या है। मोदी सरकार, योगी सरकार, नीतीश सरकार, भजनलाल सरकार, ये सरकार का मतलब क्या है पहले समझो, है ना। और उसके बाद फिर उसके डेमोक्रेटिक फीचर्स। भाई हमारे यहाँ पे जो सरकार है और नॉर्थ कोरिया में भी सरकार है, तो क्या ये दोनों सरकार एक है या अलग अलग है? तो इस तरीके से मैंने क्लब करे हैं चैप्टर्स को। ये तो क्लास वाइज मैंने चैप्टर्स क्लब करके बताएं, जैसे क्लास 6 में कौन कौन से चैप्टर हम लोग क्लब करके पढ़ेंगे। क्लास 6 के बाद 7th में इक्वलिटी, और इक्वलिटी के साथ चैप्टर नंबर 5 हम मैंने क्लब किया है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो इसमें हम बात करेंगे इक्वलिटी की मूल धारणा की, इक्वलिटी का मतलब क्या है, और जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी पे फोकस की, जहां पे वुमेन चेंज द वर्ल्ड में हम इनइक्वलिटी की भी बात करेंगे। तो अब ये समझ पा रहे हो मैं क्यों इतने अच्छे से ये एक्सप्लेन कर पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैंने एनसीईआरटी करीब करीब यार 20 से 25 बार पढ़ी है, तो मैं ये अच्छी तरीके से मेरे दिमाग में क्लियर है कि जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है तो उसके साथ अगर चैप्टर नंबर 5 को लेके गया तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन हम कई बार जब एकदम नए होते हैं हम लोग और कोई एक्सपीरियंस बंदा हमको गाइड नहीं कर पा रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, फिर 3 पढ़ा, फिर 4, फिर 5 पे पहुंचे। 5 में समझ में आया कुछ इनइक्वलिटी की बात हो रही है, फिर चैप्टर नंबर 1 पे घूम के आए, यहाँ पे इक्वलिटी की बात हुई थी, यहाँ पे इनइक्वलिटी की बात हुई है। अब इन दोनों को क्लब करेंगे तो हम उसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारा टाइम और एफर्ट चला जाता है, और उस टाइम और एफर्ट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी में इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट अब आप कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तो इस तरीके से हम चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 के साथ 9 को पढ़ेंगे जब हम देखेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ और अ शर्ट इन द मार्केट। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हेल्थ में कैसी है और मार्केट में कैसी है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स एंड ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट का हम लोग देखेंगे किसके साथ, इक्वलिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग मीडिया और अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरीके से मैंने हर एक क्लास में जो जो चैप्टर्स जिनको क्लब किया जा सकता है और उनके साथ उनका क्या क्या रिलेशंस हैं, क्यों मैं इनको क्लब कर रहा हूं, वो मैंने यहाँ पे आपको टेबल दे दी है। तो इस तरीके से आप देखोगे चैप्टर नंबर सब क्लासेस के साथ क्लासेस 11, क्लास 12 और क्लास 12 के सारे चैप्टर्स मैंने क्लब करके आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं थीम बेस्ड। जब हम पढ़ाई करते हैं, मानो आपको डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है या गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, अब डेमोक्रेसी क्लास 6 में भी मिलेगी, 9th में मिलेगी, 11th में मिलेगी और 11th के पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगी। तो मैं कौन सी किताब को पढ़ूं जिससे मेरे को डेमोक्रेसी अच्छी समझ में आए? तो मैंने आपके लिए वो काम बहुत आसान कर दिया है कि अगर आपको डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट या पार्टिसिपेशन आपको समझना है तो आपको क्या करना है, क्लास 6 उठानी है। क्लास 6 का चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट।
ये आपको पढ़ लेना है। क्लास 7th का मतलब है 7th में उठाना है ऑन इक्वलिटी, 8th में उठाना है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट डायरेक्टली रिलेट करेगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट। 9th में आप जाओगे व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। 10th में आप जाओगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 11th में जाओगे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। 12th में जाओगे चैलेंजेस इन द नेशनल बिल्डिंग क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो आप देखोगे कि सारे डेमोक्रेसी वाले चैप्टर मैंने लिंक करके आपको एक ही जगह प्रोवाइड करा दिए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपके पास रोड मैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को एक बात और याद आई यहाँ पे, आप पाओगे कि पिछले कुछ रिजल्ट में, पिछले 5 साल का 6 साल का अगर आप रिजल्ट उठाओगे तो यू विल फाइंड कि ऑलवेज ऑलवेज आप देखोगे टॉप 10 में, टॉप 50 में बहुत ज्यादा इंजीनियर्स आपको देखने को मिलते हैं। और लकीली और अनलकीली, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मान लो इस बात को कि मैं जो हूं, मैं भी क्या हूं, इंजीनियर हूं। तो मैं आपको ये चीज बता सकता हूं, हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मैं ये बता सकता हूं कि इंजीनियर्स क्यों आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे टॉपर्स में, या सिलेक्शन रेशियो इंजीनियर्स का क्यों ज्यादा हो रहा है। इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ आता है। फिर से सुनना, इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ आता है। तो इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ आता है मतलब उनको बहुत अच्छे से आती है रिवर्स इंजीनियरिंग करना। क्या आती है? रिवर्स इंजीनियरिंग। कैसे आती है आप समझो। 8 सेमेस्टर आपको पढ़ना है, इंजीनियरिंग में 4 साल है, 8 सेमेस्टर है, हर एक सेमेस्टर में करीब 8 सब्जेक्ट हैं, 3-4 लैब आपको देखने को मिल रही है। तो एवरेज मान लेते हैं कि 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। कितने? एक सेमेस्टर में। कितने सेमेस्टर है? 8 सेमेस्टर है, तो 80 सब्जेक्ट आपके पास हो गए। आप किसी भी इंजीनियर से पूछ लोगे ना 80 सब्जेक्ट के नाम बता दो, आई गारंटी यू, आई बैट ऑन यू दिस कि कोई भी इंजीनियर उन सब्जेक्ट्स के नाम आपको नहीं बता पाएगा। बड़ी दिक्कत हो जाएगी है ना बताने में। लेकिन फिर भी वो इंजीनियर 4 साल में डिग्री पार करके आया और अच्छी ग्रेड, अच्छे पॉइंटर्स के साथ वो पास हुआ है, अच्छे सीजीपीए के साथ पास हुआ है, और उसके बाद उसको प्लेसमेंट की तैयारी भी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है अब। और इंजीनियरिंग कॉलेज में माहौल भी बहुत अच्छा होता है ना, बहुत सारे फेस्ट हो रहे हैं, टेक्निकल फेस्ट हो रहे हैं, कल्चरल फेस्ट हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेशन भी करना है। तो पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम है। तो क्या किया जाता है कि भाई एग्जाम से 2 दिन पहले हमने किताबें खोली और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया। कैसे अच्छा परफॉर्म किया भाई? आपने कॉलेज की वेबसाइट पे गए, आपने पीवाईक्यूज डाउनलोड किया, आपने सिलेबस डाउनलोड किया, और पीवाईक्यूज और सिलेबस को एनालिसिस करके आपको समझ में आ गया कि यार हर साल यहाँ से सवाल बन रहे हैं, और उन 10 टॉपिक को आप समझ के चले गए। और अगले दिन एग्जाम में जब आप लिख के आए तो यू विल फाइंड कि उस 10 में से जो 7 क्वेश्चन थे, वो 7 क्वेश्चन के जवाब आपको पहले से आते थे। तो उनको रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है। और ये जो आपके सामने टेबल्स आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब है रिवर्स इंजीनियरिंग। बार बार इसलिए कहा जाता है कि पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करो, सिलेबस अच्छे से समझो, जो किताब आप पढ़ रहे हो उसके इंडेक्स को अच्छे से समझो। तो ये उन्हीं चीजों को मैंने किस तरीके से किया जा सकता है उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है। सेकंड जो थीम है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके राइट, सेक्युलरिज्म, ड्यूटीज, ये सारी चीजें। तो इसमें आपको क्लास 6 में आप देखोगे कि भाई की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसमें आप देखोगे इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें बात हो रही है इक्वलिटी की, जस्टिस की, एंड द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। क्लास 7th में आप जाओगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। क्लास 8th में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। क्लास 9th कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। क्लास 10th जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। क्लास 11th कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास 12th सेक्युलरिज्म एंड रिसेंट डेवलपमेंट। तो एक ही जगह मैंने सारी चीजें बता दी। अब आपको अगर सेक्युलरिज्म समझना है, राइट समझना है, या कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, तो ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ लोगे एंड यू आर डन। आपको आप किसी का ऐसा हो सकता है ना कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा पूरा पॉलिटी वीक नहीं है, बस ये टॉपिक में दिक्कत है, तो जस्ट गो एंड रीड दीज चैप्टर्स एंड यू विल फाइंड कि हमारा पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। इसी तरीके से लॉ, जुडिशरी, जस्टिस की हम बात करें, क्लास 6 में पंचायती राज, 7th में स्टेट गवर्नमेंट, 8th में अंडरस्टैंडिंग लॉज, 9th में वर्किंग एंड इंस्टीट्यूशन, 10th में पॉलिटिकल पार्टीज, 11th में जुडिशरी, और 12th में रिसेंट डेवलपमेंट्स। अब देखो क्लास 6, 7th, 8th में नाम उस चैप्टर से नहीं मिलेगा, क्यों? क्लास 6, 7th, 8th में बहुत बेसिक जानकारी दी हुई है हर एक चैप्टर में। तो बेसिक जो फाउंडेशन है वो वहां से हम लोग उठाएंगे, और बाकी क्लास 9 से लेकर 12th में आपको डायरेक्टली उनका लिंकेज देखने को मिलता है। किसका? टॉपिक्स का। लोकल गवर्नेंस, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग के कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बताए। नेक्स्ट सिटीजनशिप, राइट्स और मार्जिनलाइजेशन, उसके बारे में हमने यहाँ पे सारे चैप्टर्स बताए आपको। मार्केट इकोनॉमी, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ये इकोनॉमिक्स के साथ ज्यादा लिंकेज आपको देखने को मिलेगा, बट जीएस पेपर 2 में भी आप देखोगे भाई जब मार्केट पॉलिसी डिसाइड होती है तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है,
उससे रिलेटेड सारे चैप्टर। और क्लास ट्वेल्थ में, ये क्लास ट्वेल्थ की वाली जो बुक है डायरेक्टली डील करती है ग्लोबल पॉलिटिक्स से, कि भाई कोल्ड वॉर एरा, बाइपोलरिटी, यूएस की हेजीमनी, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये सारी क्या चीजें हैं, ये यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो ये आईआर वाला जो चीज है उसमें हम लोग क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी को देख सकते हैं। तो इस सेशन के अगर फाइनल टेक अवेज की बात करें, देखो आप कहोगे सर ये तो बड़ी जल्दी सेशन खत्म कर दिया। मैं क्लासेस में भी आप यू विल फाइंड की बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, या बहुत ज़्यादा हम लोग क्लास से इधर उधर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास हार्डली आपके लिए मेरे पास 40-50 मिनट होंगे, है ना। उसमें मेरे को एक टॉपिक आपको समझाना है। अब आजकल के स्टूडेंट्स के साथ ये हो गया कि मेरे को आपको जोक भी सुनाया, डांस करके भी मैं दिखाऊं, आपसे अच्छी बातें भी करूं और आपको कंसेप्ट भी समझाऊं। हमारा मेन फोकस ये रहने वाला है, बाकी सब यूट्यूबर्स को छोड़ के, क्योंकि मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को मैंने ज़्यादा पढ़ाया है, तो मेरा हमेशा से एक फोकस ये रहता है कि पहले कंसेप्ट क्लियरिटी आपके सामने हो जाए, और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन बैठ के आराम से मजाक करेंगे, है ना। आराम से बाकी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एम है हमारा, वो क्या है? वो हमारा एम है हमारा सिलेक्शन। और सिलेक्शन कब होगा? जब हमको पढ़ाई करनी होगी सिलेक्शन के लिए। तो एनसीईआरटी इज इक्वल टू यूपीएससी बाइबल फॉर पॉलिटी फाउंडेशन। हालांकि इसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं एनसीईआरटी से सारे सवाल हल कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। ये मैं भी क्या मान रहा हूं, पॉलिटी के सारे सवाल आप एनसीईआरटी से हल नहीं कर सकते, लेकिन एनसीईआरटी बिना पढ़े भी आप पॉलिटी के सारे सवाल हल नहीं कर पाओगे, अगर आप नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो स्पेशली। तो हमको पहले एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद हम लोग, अगर आपको कश्यप सर की किताब पढ़नी है, डीडी बासु पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, XYZ जो भी आपको पढ़ना है, वो उसके बाद हम लोग देखेंगे। सेकंड चीज, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम एफिशिएंट। भाई एनसीईआरटी फ्री में अवेलेबल है, तो कॉस्ट एफिशिएंट तो वैसे ही हो गई, और टाइम एफिशिएंट आप पाओगे कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बच्चों वाली किताब है, हार्डली इट विल टेक 3-3, 4-4 घंटे में आपको एक एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। हेल्प्स इन द प्रीलिम्स एमसीक्यूज एंड द मेंस एनालिटिकल आंसर, डायरेक्टली आंसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ इर्द गिर्द आप देखोगे तो करीब करीब 60-70% जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको एनसीईआरटी के आसपास देखने को मिलेगा। मस्ट रीड बिफोर एडवांस सोर्सेज, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लक्ष्मीकांत पढ़नी है, बासु सर की किताब पढ़नी है, या कश्यप सर की किताब पढ़नी है, तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले एनसीईआरटी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमने देख लिया, मेरा जो रहेगा, जिस अप्रोच को मैं लेके चल रहा हूँ, स्टार्ट विद द सिविक्स एनसीईआरटी एंड विद द कॉन्फिडेंस इन द जीएस पेपर 2, ये मैं आपको करवा के दे दूंगा। हम लोग एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, और यू विल फाइंड कि जहां पे लोग कम स्कोर करते हैं जीएस पेपर 2 में, यू विल गेट एवरेज स्कोर, और अच्छी मेहनत की तो अबव एवरेज तक मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा मतलब मुकुल भारद्वाज का ये प्रॉमिस है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं प्रॉमिस आपको कर रहा हूं। और यकीन मानिए जब आप पेपर दोगे तो यू विल फाइंड कि हाँ यार, पॉलिटी में मुकुल सर के जो कंसेप्ट पढ़ाए थे, जो उन्होंने वहां से डायरेक्टली सवाल मुझे देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग यूपीएससी से संबंधित या पॉलिटी से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं फोन तो नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर, और आप मेरे को क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो कि सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, और 1-2 दिन में हो सकता है टाइम लग जाए, पर हाँ मैं रिप्लाई आपका कर दूंगा। तो दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, बट हाँ ऐसा मत करना यार, कॉल करो, है ना। बहुत बार मुझे याद है जब मैंने शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था, और एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैंने नंबर दे दिया, और लड़के स्पेशली क्या करने लगे, रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वो फ़ोन करने लगे। तो वैसा मत करना है ना। उस समय तो बैचलर थे, शादी नहीं हुई थी, और तब दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अगर फ़ोन आया तो बड़ी समस्या हो जाएंगी, है ना। आप समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, समझ पाए? चलिए, इस तरीके के जोक होंगे मेरी क्लास में, थोड़े से सीरियस, मैं हंसूंगा नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जोक है या नहीं है, ठीक है। हाँ, माहौल बाकी सारी क्लासेस के मुकाबले, क्योंकि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत बारीकी से हमें समझनी होंगी, तो बारीक चीज़ें समझने के लिए कुछ माहौल आपको देखने को मिलेगा इंटेंस। बाकी क्लासेस बहुत लाइट होने वाली है, और आई विल मेक श्योर कि आप सब क्लासेस को एंजॉय करो। क्लास जब भी होगी आपके सामने कॉपी पेन होने चाहिए, ऐसा नहीं है आप सिर्फ ईयरफोन लगा के उनको सुन रहे हो, नहीं, आपके पास क्या होना चाहिए, कॉपी पेन होना चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे क्या करते हैं कि मुझे नोट्स भेजते हैं, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मेरे पास खुद के नोट्स जितने ज़्यादा अच्छे नहीं है, स्टूडेंट्स ने मुझे उतने अच्छे नोट्स बना के दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वाले बैच में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अच्छे नोट्स बनाएंगे और मुझे भी भेजेंगे, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस। हम
लोग एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वहाँ से टॉपिक पिकअप करना शुरू कर देंगे और हम ये कारवां को आगे बढ़ा देंगे। फिर भी अगर कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको क्या करना है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू जर्नी विद मी। और मेरी भी नया सफर होगा आप सबके साथ, बड़ा मजा आएगा ये मैं उम्मीद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको अपना ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।